वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसमें हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आज का जो मोटिवेशन कोट्स है वो है नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ये आप लोगों को भी फॉलो करना है कि गिव अप नहीं करना है, लास्ट टाइम तक हिम्मत रखनी है, रिजल्ट जो भी है अपना बेस्ट देना है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले वैलेंस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट, बहुत आसान थ्योरी है, इसके नाम से पता चल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट, दिस थ्योरी ये जो थ्योरी है ये दी थी हिटलर और लंदन ने। बाद में जो साइंटिस्ट आए पॉलिंग और स्टेलर, इन्होंने मॉडिफाइड करा था। ये थ्योरी है क्या? बेसिकली ये थ्योरी जो है मॉडर्न कंसेप्ट है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड का, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो हमने अब तक पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बाउंडेड एटम, मीन्स नॉन मेटल आपस में कंबाइन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उससे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। बट हिटलर और लंदन ने थोड़ा सा इस कंसेप्ट को मॉडिफाइड कर दिया। अब वो कंसेप्ट क्या था उसको समझने के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। पहले सपोज मैं अगर बनाता हूँ O2 ले लेते हैं पहले। तो बेटा ऑक्सीजन कितना होता है? 8। कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। ये अगर मैं इसको एक ऑक्सीजन एटम कंज्यूम करता हूँ, मानता हूँ दूसरा ऑक्सीजन एटम, तो पहले इसका बना लेते हैं। इस 1s ये आपका 2s हो गया और ये 2p हो गया। तो बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऊपर एक नीचे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ 2 हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ 4 हैं, 1 2 3 और ये 4th वाला नीचे रखना है। इनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑक्सीजन एटम हो गया। सेकंड ऑक्सीजन एटम बनाते हैं, जैसे बिल्कुल सेम बनाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ भी यह ऊपर रखा है, इसको नीचे रखेंगे, स्पिन थोड़ा अपोजिट रखना है। यहाँ पे बेटा ये ऊपर था, ये नीचे रखेंगे। यहाँ देखते हैं नीचे, ये नीचे रखा, पहले ये नीचे रखा, अब ये वाला पढ़ लेते हैं। तो बेटा ये थ्योरी कहती है, देखो ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब देखना बेटा, ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, ये आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाला, ये हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड। इसी तरह बेटा ये वाला हाफ फील्ड और ये सेकंड वाला हाफ फील्ड, ये दोनों क्या हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि हाफ फील्ड जो होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे, उनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें 2 जगह ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुई, यहाँ भी ओवरलैपिंग हुई, तो हम कहेंगे O डबल बॉन्ड O है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, बेटर कंसेप्ट आपको बेटर समझ आ जाएगा। अगर हम N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेटा 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। तो बेटा ये 1s आ गया आपका, ये आपका 2s और ये 2p, p में 3 बनते हैं, पता ही आप लोगों को। ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के लिए हो गया, ये सेकंड नाइट्रोजन एटम के लिए हो गया, ये p में 3 बना देते हैं। चलिए बेटा यहाँ कितने हैं? 2, तो एक हमने ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया। यहाँ भी सेम, पहले कितना ऊपर नीचे 2 बनने, यहाँ 3 बनने हैं, तो पहले हाफ फील्ड बनने। ये रूल पता ही आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे रूल सारे आपने। ये जो है यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ ऊपर रखा है बेटा, यहाँ स्टार्ट कर नीचे से रखेंगे, ये वाला ऊपर कर देते हैं। यहाँ सेम यहाँ पे भी है। तो बेटा ध्यान से देखना इसको, ये वाला, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। अब ये हाफ फील्ड आपस में ओवरलैप करेगा। इसी तरह ये वाला हाफ फील्ड और ये हाफ फील्ड, ये भी ओवरलैप करेगा, ये भी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाला सेकंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी हाफ फील्ड, अगर हम देखें तो ये वाला भी हाफ फील्ड है, यहाँ 3 हाफ फील्ड है,
ये फर्स्ट रेड से बनाया, सेकंड वाला मैंने ब्लू से और ये ब्लैक से। तो ये दिखाने के लिए कि 3 जगह ओवरलैपिंग हो रही है। तो 3 जगह ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे मैंने एन ट्रिपल बॉन्ड एन, बस इतनी सी थ्योरी है। थ्योरी कहती है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है ओवरलैपिंग से। किसकी ओवरलैपिंग से? आपने देखा हाफ फिल्ड अटोमिक ऑर्बिट की ओवरलैपिंग से। फिर दूसरा पॉइंट कहता है थ्योरी का कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। यहाँ 3 जगह ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ 2 जगह हो रही है, तो इधर इसमें बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर दूसरा कहता है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि मीन्स ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर और ये नीचे है, ये। तो इसमें क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो आसानी से कंबाइन कर पाएंगे, आसानी से कोवलेंट बॉन्ड बना पाएंगे। फिर आगे कहता है जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब अगर हम देखें एक और कहता है कि जो आपके जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायरेक्शनल। तो आपने ये पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर कि जो एस ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है, बट अगर हम बात करें एस की, पी की और एफ की, सॉरी बेटा पी डी और एफ की, ये सब डायरेक्शनल हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, इसलिए ये बॉन्ड ज़्यादा बनाएंगे, बेस्ट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी को मैं आपको समझाता हूँ, मैंने नोट्स बनाए आप लोगों के लिए। चलिए स्टूडेंट, आई थिंक ये समझ आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने पहले बता दिया आपको, ये थ्योरी दी थी हिटलर और लंदन ने। कब दी थी? 1927 में। इस थ्योरी को बाद में मॉडिफाइड करा पॉलिंग और स्टेलर ने। कब? 1931 में। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो बता दिया पहले आपको मैंने कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से। किसकी ओवरलैपिंग से? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है, उनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। और वो ओवरलैपिंग, वो ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए? वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। हाफ फिल्ड होंगे तो ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। दूसरा, उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये मैंने समझा दिया आपको पहले। फिर उनमें जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आगे है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, भाई जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, उतनी ओवरलैपिंग कम होगी। तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है 1s, यहाँ पे एन कम है। बेटा एन क्या होता है पता आप लोगों को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं समझा देता हूँ एन क्या होता है, देखते हैं। ये अगर 2p है, अगर ये मैं देख लूँ, अगर ये लिख दूँ 3s लिखता हूँ, तो बेटा ये पहला वाला जो होता है ये n रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे n कितना है? 2, और इस केस में n कितना है? 3। पहला वाला तो बेटा हो गया आपका n, और दूसरा वाला जो होता है वो l होता है, ये l बताता है। अब इसमें l कैसे पता चलेगा वो आपको मैं, ये वैसे मैंने पढ़ाना है चैप्टर आपको 1 2 3, चलो 3 तक लेते हैं। तो बेटा अगर l 0 हो तो s बनता है, अगर 1 हो वो p बनता है, अगर 2 हो तो d बनता है। तो जिसमें n ज़्यादा होगा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगी। तो आप बेटा ध्यान से देखना, ये 1s 2p है, ये 2s 2p है, 3s 3p है। तो इसमें n कम है एज़ कम्पेयर टू इसके, इसलिए बेटा इसकी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। इन दोनों में से यहाँ पे n कम है एज़ कम्पेयर, तो इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। कहने का मीनिंग ये है कि जितना n ज़्यादा उतनी ओवरलैपिंग कम। अब आपको मैंने पहले बताया कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं उनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल बेटा कौन कौन से हैं? एस है, सॉरी बेटा पी डी और एफ। ये पी डी और एफ जो है वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं और ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी। अगर एस की बात करें तो एस होता है नॉन डायरेक्शनल, इनमें ओवरलैपिंग कम होती है। देखें अगर तुम पी वाले पहले आएंगे, फिर एस पी वाले, फिर एस एस वाले। अगर एन बी सेम हुआ तो क्या करेंगे? फिर वही पी वाले, वही पी वाला, फिर वो एस पी, फिर लास्ट में एस वाला। अब ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है वो भी डिसाइड, उससे भी बॉन्ड की टाइप बन जाती है। तो पहला जो बॉन्ड हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। एंड मीन्स क्या हो गया कि जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड,
ये आपस में इसका एक एंड इसका एक एंड, या इसका एक हेड इसका हेड आपस में ओवरलैप करेंगे, उससे जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। या एक हमारा S दूसरा P, एक S का एंड हो गया, एक P का एंड हो गया। जब S और P का जो एंड आपस में ओवरलैप करेगा उससे बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये मैंने एग्जांपल ली हुई है HF की। ये मान लो H का एक 1S है, ये P दिखाया मैंने F का, तो S का लास्ट वाला ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड आपस में कंबाइन कर रहा है, तो ये बन गया हमारी ओवरलैपिंग। इस तरह की ओवरलैपिंग को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और ये दिखा रहा है HF के बारे में, इसी तरह ये दिखा रहा है हाइड्रोजन के बारे में, H2 के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा PP ओवरलैपिंग। P मीन्स इस P का B लास्ट वाला ये वाला एंड, इसका भी ये वाला एंड, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो बेटा बनेगा PP ओवरलैपिंग। ये कुछ क्रोमोसोम टाइप लग रहा है बट ये P बनाया हुआ मैंने, देख लेना आप। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। यहाँ साइडवेज ओवरलैपिंग होती है या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। जब भी किसी ऑर्बिटल में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी या लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड मीन्स बेटा ये देखो, ये वाली साइड इसकी, ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड ये वाली और ये वाली, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया बट आपको समझ आ जाएगा कि इनकी साइडवेज अब ओवरलैपिंग हो रही है, उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। चलिए डिफरेंस है, डिफरेंस कभी कभार आ जाता नीट में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, आजकल तो अकेडमी में भी MCQs आ रहे हैं तो वहाँ भी आ सकता है। चलिए देखते हैं इसको। तो मैंने पहले बता दिया आपको, ये जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग से। अब हमने पढ़ लिया कि सिग्मा बॉन्ड बनता है SS में बनता है, SP में बनता है, PP में बनता है, ये बनता है सिर्फ PP में। अब यहाँ हम देखा कि यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही थी इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ ओवरलैपिंग कम है इसलिए बॉन्ड थोड़ा सा वीक है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। फिर हमने पढ़ा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है N के ऊपर, जितना N ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। N सबसे कम 1S 2P में है, फिर 2S 2P में है, फिर 3S 3P में है। फिर हमने पढ़ा डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हो गया बेटा डायरेक्शनल हो गया बेटा आपके P D एंड F, और नॉन डायरेक्शनल हो गए S, तो S वाले लास्ट में आएंगे, सबसे पहले P वाला, फिर SP वाला, फिर SS वाला। फिर हमने पढ़ लिया हमने ओवरलैपिंग के बारे में, आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको ध्यान से देखना लास्ट तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसके बारे में, डैट इज़ बॉन्ड पैरामीटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड एंगल सबको पता है, एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये किस में हो सकता है, डिग्री में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ये सेकेंड्स में हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है। जो बॉन्ड एंगल है ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है S करैक्टर के ऊपर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S करैक्टर। अगर हम BeCl2 ले लें, BeCl3 ले लें, CCl4 ले लें, तो BeCl2 में अगर आप हाइब्रिडेशन निकालो, मैंने सिखाई आपको SP, और BeCl3 में SP2 बनती, CCl4 में SP3 बनती है। तो SP में S करैक्टर 50% होता है, SP2 में 33% होता है और SP3 में 25% होता है। तो जितना S ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो SP में S करैक्टर कितना है 50%, तो इसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू BeCl3 एंड CCl4। अगर किसी कंपाउंड में हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, जैसे हम इनकी बात करें CH4 NH3 वाटर, इन सब में हमारी जो हाइब्रिडेशन है वो सब में क्या है sp3, तो उस केस में क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतनी बॉन्ड एंगल कम होगा, जितने लोन पेयर ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। तो बेटा यहाँ पे बताया भी था आपको मैंने FON, यहाँ 3 लोन पेयर हैं, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 1 है। तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन में 1, और मीथेन में तो होते नहीं लोन पेयर। जितने लोन पेयर ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। तो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा क्या होगा CH4, देन NH3, देन लास्ट में वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे कि अगर सेंटर एटम सेम है, अगर सेंटर एटम में सेम लोन पेयर हैं, जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन और सल्फ़र, इसमें भी 2 लोन पेयर हैं, इसमें भी 2 लोन पेयर हैं। अब दोनों में 2 लोन पेयर हैं तो क्या करेंगे, तो उस केस में जितनी ज़्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सेंटर एटम की, उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। अगर हम देखें O और S, तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू S, तो बेटा इसका जो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। एक और ट्रिक बेटा याद रखना है, ये आया हुआ नीट में, FMC में, एम्स में क्वेश्चन ये वाला इस तरह के कंसेप्ट पर। बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ करता डाउन द ग्रुप, वो है आपका NH3 वाला, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, NH3 का, फिर PS3 का, फिर SCH3 का, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगर सेंटर एटम भी सेम है बॉन्ड एंगल क्या होगा फिर, तो बॉन्ड एंगल होगा इन्वर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। बेटा यहाँ देखो ये दोनों में N सेम है, यहाँ NF है, यहाँ H है, तो आपके सामने ही है NF3 ग्रेटर देन NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, जिसको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या इसको बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एक नाम से पता चल रहा है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। चलिए किस पे डिपेंड करता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का में डिफरेंस ज़्यादा EN का, तो फ्लोरीन वाला, फिर Cl, फिर Br वाला, फिर I वाला। इसी तरह बेटा बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल बेटा ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा है, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो जितना बॉन्ड ज़्यादा होंगे, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए। इसी तरह बेटा लोन पेयर की बात करें, जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। यहाँ बेटा 3 लोन पेयर हैं, यहाँ मैंने बताया नहीं है बट यहाँ 3 लोन पेयर हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो जितने लोन पेयर कम उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। इसी तरह बेटा जितनी, ये भी डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा SP वाला होगा, फिर SP2 वाला, फिर SP3 वाला, क्योंकि SP में बेटा क्या होती है 50% S होता है, 50% P होता है। यहाँ पे 33% S कैरेक्टर है, यहाँ पे 25% S कैरेक्टर है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ये डिपेंड करते हैं पोलैरिटी के ऊपर, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड ज़्यादा होगी। सबसे F वाले में, फिर Cl वाले में F का चार्ज ज़्यादा है, F पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है फ्लोरीन की 4, यहाँ पे आपको पता ही है 3.5। इसी तरह रेजोनेंस भी क्या करता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ा देता है। अगर हम देखें बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली पूछना साइज़ की, साइज़ जितना ज़्यादा उतनी एनर्जी कम लगेगी, साइज़ जितना छोटा उतनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ देखिए ये आपका CC, CN, ये NN। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक रह गया छोटा सा, देख लेते हैं बॉन्ड लेंथ। ये पता ही आप लोगों को डिपेंड किस पे करती है, साइज़ पे डिपेंड करती है, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड ज़्यादा होगी। इस तरह यूनिवर्सली है मल्टीप्लिसिटी के, जितना बॉन्ड ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड वाला पहला, फिर डबल, फिर ट्रिपल। इस तरह ये इन्वर्सली होती है। पिछला वाला टॉपिक पढ़ा था हमने बॉन्ड एनर्जी, वो डायरेक्टली थी, ये है इन्वर्सली, जितनी बॉन्ड S कैरेक्टर ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। सबसे ज़्यादा SP3, फिर SP2, फिर SP, क्योंकि SP3 में S कैरेक्टर कितना होता है 25%, यहाँ पर 33, यहाँ पर 50%। स्टूडेंट ये था मेरा आज का लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।